आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं विजय यादव फिर से क्लास 11th के बायो पार्ट का दूसरा ही अध्याय जिसको एक बार सेल के बारे में उसमें कुछ जानकारियां दी गई थी, उसमें शेष जानकारियां आज की वीडियो में दी जाएंगी। तो हम लोग उस दिन की वीडियो में माइटोकॉन्ड्रिया तक पढ़े थे। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या होते हैं, उनकी संरचनाएं क्या होती हैं, उनकी खोज या फिर उसके खोजकर्ता कौन से वैज्ञानिक होते हैं। तो एक बार फिर से उनके बारे में सुन लीजिएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कुलकर नामक वैज्ञानिक ने की थी, नामकरण अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने किया था। और फिर उसके बाद उसको अगर कार्य के रूप में देखा जाएगा तो जहां तक ये ज्ञात होता है कि इसको पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। तो ये सब चीजें आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं और सुन चुके हैं। अब आपको दूसरा सक्रिय कोशिकांग प्लास्टिड यानी लवक के बारे में बताया जाएगा। तो अब लवक क्या होता है या फिर यह कोशिका के किस हिस्से में पाया जाता है, या फिर तो सबसे बड़ी बात यह है कि लवक कोशिका का एक कह सकते हैं वर्णक कोशिकांग है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि लवक एक ऐसा सक्रिय कोशिकांग है जो केवल वनस्पत कोशिकाओं में पाया जाता है। इसकी खोज अर्नेस्ट हेकल नामक वैज्ञानिक ने की थी तथा इनका नामकरण और विस्तृत अध्ययन W.S. सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब जो लवक होते हैं लवक का वर्गीकरण, तो बताया जाता है कि लवक का जो वर्गीकरण है वो निम्नलिखित 3 भागों में इसका वर्गीकरण किया गया है। पहला है अवर्णीय लवक, दूसरा है हरित लवक और तीसरा जो है वर्णीय लवक। ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो लवक का वर्गीकरण इस प्रकार 3 भागों में उसका वर्गीकरण किया गया है, जिसमें अवर्णीय लवक, हरित लवक और वर्णीय लवक। तो बात आती है सबसे पहले अवर्णीय लवक ये कहां पाया जाता है। चूंकि प्लांट सेल में पाया जाने वाला यह कोशिका द्रव्य का सक्रिय कोशिकांग है, तो जहां तक ये जाना जाता है कि अवर्णीय लवक जो होता है वो पौधों के भूमिगत तनों और जड़ों में पाया जाता है। अवर्णीय लवक पौधों के भूमिगत तनों और जड़ों में पाया जाने वाला भाग है, जो कि स्वयं 3 भागों में वर्गीकृत होता है, जिन्हें क्रमशः एमायोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट कहते हैं। क्योंकि इसका मुख्य अवर्णीय लवक का जो मुख्य कार्य होता है वह खाद्य पदार्थों का संचयन है, जिसमें से एमायोप्लास्ट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का संग्रह करता है, उसको संचयित करता है। एलायोप्लास्ट जो होता है वो वसा का संग्रह करता है, और जो प्रोटीनोप्लास्ट होता है वो ऑलरेडी प्रोटीन का संग्रह करता है। इस प्रकार एक बार फिर से सुनेगा, लवक 3 भागों में वर्गीकृत है, अवर्णीय लवक, हरित लवक, वर्णीय लवक। अवर्णीय लवक बताया गया वो स्वतः 3 अपने कार्यकी के आधार पर वो स्वतः 3 भागों में वर्गीकृत है, जिसमें एमायोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। एमायोप्लास्ट ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट का संग्रह करेगा, एलायोप्लास्ट वसा का संग्रह करेगा और प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन का संग्रह करेगा। उसके बाद आपका दूसरा हिस्सा आता है हरित लवक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप प्लास्टिड या फिर लवक है, जो कि वनस्पतियों में स्वपोषी होने का लक्षण प्रदर्शित करता है, या फिर कह सकते हैं आप वनस्पतियों में जो स्वपोषण का लक्षण होता है वह इसी हरित लवक के ही कारण उनमें संभव होता है।
हरित लवक पौधे के किस भाग में पाया जाता है? अगर ऐसी बात आती है तो उसमें हरित लवक पौधों के कोमल तनों और पत्तियों में पाया जाता है। और आपको बता दें हरित लवक के कारण ही पर्णहरिम, जिसको आप क्लोरोफिल कहते हैं, ये सब चीजें इनमें उपस्थित होती हैं और इसी पर्णहरिम के ही कारण पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं। इसके पश्चात आप ध्यान देंगे हरित लवक की एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, जिसको आप कह सकते हैं एक परा संरचना है, जो आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत की जा रही है। आपके सामने ये क्लोरोप्लास्ट की संरचना है। जिसको आप हरित लवक की संरचना कह सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि यह एक आवरण वाली, एक कह सकते हैं आप एक आवरण वाली झिल्ली से घिरा होता है, जिसको आउटर मोस्ट लेयर कहा जाता है। और फिर उसके बाद देखेंगे आप इसमें कुछ सिक्कों के ढेर जैसी संरचना होती है, जिनको ग्रेनम कहा जाता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अगर प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न करते हैं तो वह पर्णहरिम के ग्रेनम वाले भाग से संपन्न होती है। लेकिन अगर उनको एनर्जी की आवश्यकता प्रकाश की अनुपस्थिति में भी हो गई तो उस समय वह अपने ऊर्जा का उत्पादन स्ट्रोमा वाले भाग से करते हैं, जो कह सकते हैं आप ये सिक्कों का ढेर है, जिसको कह सकते हैं एक सिक्के को थैलेपॉइड कहा जाता है, क्योंकि एक प्रकार का यह एनर्जेटिक अणु होता है। और फिर इसके साथ साथ हमने कहा कि आप्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के स्ट्रोमा वाले भाग में संपन्न होती है, जिसमें मात्र 28 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। लेकिन अगर वही चीज प्रकाश संश्लेषण की कंडीशन या फिर प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है तो उस स्थिति पर 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। और फिर हरित लवक के कुछ अतिरिक्त भी कार्य हैं, जिसमें वह वाष्पोत्सर्जन क्रिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं और एब्जॉर्बेशन की क्रिया की भी रिस्पॉन्स, जिसे कह सकते हैं आप जो एक सक्रिय अवशोषण होता है, एक निष्क्रिय अवशोषण होता है। सक्रिय अवशोषण हमेशा पौधों की जड़ें वाले हिस्से से होता है, लेकिन निष्क्रिय अवशोषण की क्रिया पौधों के अधिकतर ऊपरी व वायवीय वाले भागों से संपन्न होती है। तो जो निष्क्रिय अवशोषण की क्रिया पौधों में संपन्न होती है उसमें भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब बात आती है क्रोमोप्लास्ट की। क्रोमोप्लास्ट कहां पाया जाता है? तो उसके बारे में जहां तक बताया गया कि क्रोमोप्लास्ट पौधे के हमेशा पके हुए फल और पुष्पों को रंग प्रदान करने में उपयोगी होता है। तो ये 3 प्रकार के आपके लवक आपके सामने वर्गीकृत थे, जिसमें बताया गया था अवार्डी लवक, हरित लवक और वार्डी लवक। अवार्डी लवक भूमिगत तनों और जड़ों में पाया जाता है, हरित लवक कोमल डंठलों में और पत्तियों में पाया जाता है, और वार्डी लवक यानी जो क्रोमोप्लास्ट होता है वह पुष्पों और फलों को रंग प्रदान करने के लिए उन्हीं में वह पाया जाता है। अब दूसरा सक्रिय कोशिकांग के बारे में अगर बात करें हम लोग, लाइसोसोम, जिसको आप कहेंगे लयनकाय। लाइसोसोम्स के बारे में जहां तक जाना जाता है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, और एक चीज और, यह केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। उसके साथ साथ सबसे बड़ी है इसकी कार्यकी की वजह से ही यह कोशिकांग फेमस है। बताया जाता है कि यह कोशिका में उपस्थित मृत, बीमार कह सकते हैं या फिर संक्रमित ग्रस्त कोशिकांगों का भक्षण करता है, और कभी कभी यह मृत या फिर बीमार कोशिकाओं की अनुपस्थिति में यह उन्हीं कोशिकाओं का भक्षण करने लगता है जिसमें यह स्वयं सुरक्षित होता है, और उन कोशिकाओं के भक्षण करने के कारण खुद इसका क्लीवेज हो जाता है, विदलन हो जाता है, अर्थात यह खुद ही डेड हो जाता है। इसीलिए इस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। फिर इसके बाद अगर अगले सक्रिय कोशिकांग की बात करें, वो है ER, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, कह सकते हैं आप हिंदी में अंतर प्रदेपेयी जालिका। इसकी खोज KR पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी, और प्रत्येक, चूंकि चाहे जंतु कोशिका हो चाहे वनस्पति कोशिका हो, ये दोनों में पाया जाता है। और उसके साथ साथ अगर आप ध्यान देंगे
तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर कह सकते हैं आप अंतर्प्रदेवीय जालिका जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक, अगर आप प्रकार में ध्यान देंगे, एक होता है SER और एक होता है RER। आप देखेंगे इसका नाम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी सपाट या फिर चिकनी या फिर आकड़िकामय अंतर्द्रव्यीय जालिका। इसके तीन नाम हैं, सपाट अंतर्द्रव्यीय जालिका या फिर चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका, या फिर आप कह सकते हैं आकणिकामय अंतर्प्रदेवीय जालिका। यहां पर आप ध्यान देंगे RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसका नाम अगर आप हिंदी में जानना चाहेंगे इसको कणिकामय कहते हैं अथवा खुरदुरी अंतर्प्रदेवीय जालिका। दोनों में सिर्फ एक ही बात का अंतर रहता है, जो स्मूथ रहती है फिर जो सपाट रहती है उसमें राइबोसोम की अनुपस्थिति होती है, और जो ये कह सकते हैं आप रफ यानी खुरदुरी जो अंतर्प्रदेवीय जालिका होती है इसमें राइबोसोम की उपस्थिति होती है। राइबोसोम की खोज हम कह सकते हैं अगर सक्रिय कोशिकांग जो राइबोसोम होता है, इसमें इसकी खोज पैराडे नामक वैज्ञानिक ने की थी, और यह ऐसा सक्रिय कोशिकांग होता है जो अगर आप केंद्रक को छोड़ दीजिए बाकी कोशिका के समस्त भागों में फैला होता है, क्योंकि एक बिंदुवत संरचना होती है अकॉर्डिंग टू सेल फॉर्मेशन के थ्रू। लेकिन इसका सघन अध्ययन किया जाता है तो इसमें पता चलता है कि इनका एक अलग निर्धारित अवसादन गुणांक होता है। अब सबसे बड़ी चीज जानना हमको ये लगता है कि अवसादन गुणांक क्या होता है। एक चीज और भी जाने पहले, अवसादन गुणांक के आधार पर राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक 70S राइबोसोम और एक 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है और 80S राइबोसोम की संरचना थोड़ा सा इससे बड़ी होती है। अगर आप ध्यान देंगे इसमें 40S और ये 50S, और इसमें आप देखेंगे ये 30S और ये 50S और ये 40S और ये 60S। ये देखेंगे ये 80S है और ये 70S है। अगर आप काउंटिंग करेंगे तो सेम उल्टा आ जाएगा, ये 100S आ जाएगा और ये जो है आप देखेंगे तो ये 80S छोटा वाला आ जाता है। तो बताया गया कि अवसादन गुणांक के आधार पर जो राइबोसोम होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक 70S राइबोसोम होता है, एक 80S राइबोसोम होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, पूर्व केंद्र की कोशिका होती है, उसमें मात्र 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होती है, सुकेंद्र की कोशिका होती है, उसमें आप 80S और 70S दोनों राइबोसोम की उपस्थिति पाएंगे। फिर इसके साथ साथ एक चीज और जानना जरूरी है कि अवसादन गुणांक क्या होता है। तो बताया जाता है कि अवसादन गुणांक एक अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज नाम की एक मशीन होती है जिसमें राइबोसोम्स को एक बेलन में डालकर और उसके बाद उसको एक निश्चित रफ्तार दी जाती है। जिस रफ्तार पर राइबोसोम बर्तन की तली पर पहुंच जाते हैं उसी रफ्तार के नाम के सहित उस राइबोसोम का नाम दे दिया जाता है। और यस स्वेडबर्ग है जो कि अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन का मात्रक होती है। तो बताया जाता है कि ये जो चूंकि प्रत्येक राइबोसोम के दो हिस्से हैं, दोनों हिस्सों को अलग अलग करके जब कह सकते हैं आप 70S राइबोसोम के दोनों हिस्सों को अलग अलग करके जब उसी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज पर निश्चित रफ्तार दी गई तो छोटा हिस्सा 30S पर बर्तन की तली पर पहुंचा था और बड़ा वाला हिस्सा जो था वो 50 स्वेडबर्ग की यूनिट पर जो है बर्तन की तली पर पहुंचा था। लेकिन जब इनका सम्मिलित रूप दोनों का लिया गया और उसके उपरांत फिर से निश्चित रफ्तार दी गई तो 70 स्वेडबर्ग पर ही यह राइबोसोम्स मशीन की तली पर या फिर कह सकते हैं आप बर्तन की तली पर पहुंच गया। सेम यही कहानी इसकी भी है, क्योंकि इस 80S राइबोसोम्स के भी दो हिस्से हैं जिसमें अलग हिस्से अलग अलग करके देखा गया तो 40 स्वेडबर्ग और 60 स्वेडबर्ग पर वो बर्तन की तली पर पहुंचे। लेकिन जब सम्मिलित रूप से ऐसा किया गया तो 80 स्वेडबर्ग पर ही वो बर्तन की तली पर पहुंच गए। इसीलिए इसी रफ्तार को एक नाम देकर और इस प्रकार से राइबोसोम्स को दो भागों में बांटा गया है।